नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और हमारी खास पेशकश महाकुंभ की महाकथा। और मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ को भव्य दिव्य बनाने की हर तैयारी की गई है। महाकुंभ भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा माध्यम है। इसके जरिए देश विदेश के लोग हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों और कलाओं से जुड़ते हैं। भारत में महाकुंभ का आयोजन 12 साल के अंतराल में किया जाता है। ये 4 प्रमुख स्थानों पर होता है। प्रयागराज में अगले महीने महाकुंभ का आयोजन होना है। पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस तरह की तैयारियां की जाती है, प्रतिनिधित्व के लिए महंत का चयन कैसे होता है, कैसे एक दिशा का प्रतिनिधि महंत तय किया जाता है, प्रयागराज में क्या कुछ तैयारियां हैं महाकुंभ को लेकर, किस तरीके से बड़ी संख्या में जो तमाम अखाड़े हैं, 13 के 13 अखाड़े वो स्थापित हो चुके हैं, और क्या कुछ सुगबुगाहट है, तैयारियां हैं प्रयागराज में। हमारे सहयोगी वर्षा स्याही की ये रिपोर्ट आप देखिए। आपने चुनाव तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आखिर इस महाकुंभ में अगर कोई अखाड़ा है तो अखाड़े का चुनाव कैसे होता है, अखाड़े का प्रतिनिधित्व कैसे लोग करते हैं, चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व जो महामंडलेश्वर बनते हैं वो कैसे करते हैं, ये सारी प्रक्रिया हम आपको दिखाएंगे। इस समय हम उदासीन अखाड़े में, और उदासीन अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाने की एक प्रक्रिया चल रही है। ये चुनाव चल रहा है, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर तिलक किया जा रहा है, तिलक के साथ साथ चादर डाला जा रहा है। ये एक दिशा के प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। ये पदाधिकारी पूरी तरीके से उस दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, उस मठ का प्रतिनिधित्व करता है, उस दिशा में रहने वाले सभी मंदिरों का प्रतिनिधित्व करता है, सनातन धर्म की रीतियों को बताता है, और किस तरीके से आखिर पूरा जो चुनाव होता है उस प्रक्रिया को बताता है। प्रक्रिया के साथ साथ उन सारी चीजों को देखता है, क्योंकि हर अखाड़े में ये चुनाव होता है। हर अखाड़े के लोग चारों दिशाओं पर स्थापित करते हैं, और चारों दिशाओं पे स्थापित करने के साथ साथ ये प्रक्रिया हर उस अखाड़े परिषद में की जाती है। क्योंकि जिस तरीके से हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में बात की, लोकतांत्रिक देश में जिस तरीके से चीजें होती हैं, अखाड़े परिषद के लोग भी उसी तरीके से करते हैं, और अखाड़े परिषद के लोगों को भी पूरी प्रक्रिया में शामिल होना होता है। और सभी 13 अखाड़े के जो महामंडलेश्वर होते हैं वो मौजूद होते हैं, और मौजूद रहने के साथ साथ ये पूरी प्रक्रिया की जाती है। देखिए, तिलक और चादर की प्रक्रिया की जा रही है। चुनाव किया गया, चुनाव करने के बाद तिलक चादर की प्रक्रिया होती है, और इसके बाद इनको नियुक्त किया जाता है। उदासीन अखाड़े में आज पश्चिमी दिशा के प्रतिनिधित्व करने के लिए अखाड़े में महंत की नियुक्ति की गई। ये नियुक्ति कैसे की जाती है, क्या क्या विधियां होती हैं, क्या क्या परंपराएं होती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए उदासीन अखाड़े के महंत जी हमारे साथ हैं। महंत जी, कैसे नियुक्ति की जाती है आपके अखाड़े में, किस तरीके से पश्चिमी दिशा का जो नियुक्ति हुई है उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये हमारी प्राचीन परंपरा है। हमारे भगवान श्री चंद्र जी द्वारा 4 दिशाओं को 4 पद्धति के रूप में स्थापित किया। उसमें बालुहसना साहब जी महाराज पश्चिम पद्धति के पूजनीय हमारे महापुरुष रहे। उन्हीं की परंपरा में जो ये पद रिक्त होता है अखाड़े के, उसी की परंपरा से उस पे मुखिया महंत पे नियुक्ति होती है। महाराज जी, क्योंकि ये नियुक्ति पंच करते हैं, किस तरीके से पंच हर वो प्रक्रिया से अगले महंत को गुजारते हैं, क्या चीजें रहती हैं कि जिसकी वजह से ये महंत की नियुक्ति होती है? महंत, जो मुखिया महंत का चुनाव किया जाता है, उसमें सर्वप्रथम देखा जाता है कि उनका बैकग्राउंड क्या है, वर्तमान में उनके क्या त्याग तपस्या, क्या अध्यात्म चल रहा है, उनका स्वभाव कैसा है, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे भारतवर्ष की संभालने में समर्थ हैं या नहीं है। इस प्रकार से हर एक तरह से उनकी कसौटी की जाती है। उसके बाद पंच परमेश्वर भी कसौटी करता है कि ये पंच परमेश्वर की सेवा में, कार्य में ये पूर्ण रूप से समर्थ हो सकेंगे। इस प्रकार की कसौटी करके फिर उनको इस मुखिया पद पे आसीन किया जाता है। महाराज जी, प्रक्रिया क्या होती है, जैसे यहाँ पर क्या क्या प्रक्रिया होती है, किस किस प्रक्रिया से गुजरने के बाद वो महंत बने हैं, यहाँ पर क्या क्या चीजें की गई? सर्वप्रथम तो हवन, पूजन, अभिषेक के द्वारा जो उनको है जो किया जाता है उनके द्वारा होता है। उसके बाद
पंच परमेश्वर के द्वारा तिलक चादर किया जाता है और उसके बाद पूरे भेष भगवान के लोग, उनके गुरु गद्दी के लोग तिलक चादर करते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया अनेक है जिसपे जो संत खड़े होते हैं और जब रिक्त स्थान होता है तब यह जो प्रक्रिया होती है, चुनाव होता है और ये बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है। ये हमारे अखाड़े के लिए ऐतिहासिक पर्व होता है कि मुखिया महंत पद पे जिनका चुनाव किया जाता है वो हमारे पूजनीय हो जाते हैं। इसलिए है जो ये हमारा बहुत ही है जो प्रमुख हमारा पर्व है। महाराज जी, अब महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है, कैसे क्या चीजें रहेंगी इन महंत की जिनको बनाया गया है, ये कैसे प्रतिभाग लेंगे और आप लोगों के साथ क्या क्या नई प्रक्रिया होगी इनकी? ये जो महाकुंभ का पर्व है या अखाड़े की जो भी व्यवस्था है, कार्य प्रणाली है, गवर्निंग बॉडी है, उसमें चारों महंत की बराबर की हिस्सेदारी रहती है, बराबर की जिम्मेदारी होती है, बराबर का उत्तरदायित्व होता है और हम चारों महंत साहिबान सर्वसम्मति से बैठ करके जो भी विचार बिंदु होते हैं उस पर अच्छे से अच्छे विचार रखते हुए सर्वसम्मति से चारों महंत का एक मत हो जाता है, तो उसको फिर निर्णय हम लोग सुनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महान जी। देखिए किस तरीके से आपको पता चला कि उदासीन अखाड़े में पश्चिमी दिशा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव किया गया। ये चुनाव की प्रक्रिया क्या रही, कितने चुनाव की प्रक्रिया में किस तरीके से यहाँ के महंत गुजरे और उसके बाद अब महाकुंभ में ये प्रतिभाग लेंगे। पश्चिम दिशा का प्रतिनिधित्व करने के लिए रामनवमी दास महाराज को मुख्य महंत बनाया गया है। किस प्रक्रिया से रामनवमी दास को महंत बनाया गया है, हमारी संवाददाता वर्षा शाही ने रामनवमी दास से खास बातचीत की है, ये रिपोर्ट देखिए। बड़ा उदासीन अखाड़ा के पश्चिमी दिशा के महंत का आज नियुक्ति की गई है और किस तरीके से नियुक्ति हुई और किस तरीके से क्या प्रक्रिया रही और किस तरीके से रामनवमी दास जी को वहां का महंत बनाया गया। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, पश्चिमी दिशा का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज महंत बनाया गया है। क्या आप क्या क्या चीजें करेंगे, आप किस तरीके से पश्चिमी दिशा का प्रतिनिधित्व करेंगे? बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। आज पंचायती उदासीन बड़े अखाड़े के सभी वेश भगवान ने इस सेवा का सौभाग्य मुझको दिया, मेरे कंधों पे जिम्मेदारी दी। मैं उस जो भी हमारी संप्रदाय की परंपरा है मैं उसके ऊपर जगत गुरु श्री चंद्र भगवान से विनती करता हूँ, ऐसे ही तन मन धन से जिस तरीके से आज तक सेवा करता रहा आगे भी यही सेवा करता हूँ। महाराज जी, क्योंकि एक प्रक्रिया के तहत आपको मुख्य महंत बनाया गया है, क्या क्या प्रक्रिया रही और किस तरीके से आप उसके चीजों पर खरे उतरे? हमारे उदासीन पंचायती बड़े अखाड़े की प्रक्रिया ये है कि अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार और 2025 ये भव्य और दिव्य कुंभ की सभी संत भगवान और मीडिया से सभी से अनुरोध यही है कि अपने आनंद से और भव्य और सभ्य बनाएं, जो अपने सनातन धर्म का आगे प्रचार प्रसार हो और हमारे सभी महापुरुषों का अच्छा कार्य हो। महाराज जी, अब महाकुंभ है, एक प्रतिनिधित्व भी आप कर रहे हैं पश्चिमी दिशा का, किस तरीके से महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाएंगे, सनातन धर्म की रीतियों को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? सनातन धर्म का हम लोग सभी हिंदू सभी जन जात करके इसको भव्य और दिव्य बनाएं, सभी मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रामनवमी दास महाराज जी थी जो पश्चिमी दिशा का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अब फिर एक बार 14वें अखाड़े की मांग की जा रही है। डिमांड सभी साधु संतों की तरफ से की जा रही है, जिस पर महानिर्वाणी अखाड़ा के महंत यमुनागिरी महाराज जी ने बताया कि 14वां अखाड़ा नहीं बन सकता। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आप खुद सुनिए। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है और जिस तरीके से लगातार अब सभी अखाड़े विस्तार कर रहे हैं, लेकिन इस विस्तार में एक चीज फिर से सामने आ रही है। 13 अखाड़े होते हैं, 13 अखाड़ों के बाद अब 14वें अखाड़े की मांग की जा रही है। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत यमुनागिरी महाराज जी हमारे साथ हैं। महाराज जी, 14वें अखाड़े की मांग हर महाकुंभ में हम देखते हैं, कुंभ में देखते हैं कि ऐसे अखाड़ों को बढ़ाने की मांग की जाती है। देखिए, ये सब 13 अखाड़े जो हैं वो अपने आप में प्रतिष्ठित अखाड़े हैं और इन सब ने सनातन धर्म के लिए भूतकाल में बहुत बड़े योगदान दिए हैं, बलिदान दिए हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने अपने योद्धा इनके समर्पित हुए हैं। तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आ जाता और हम अरे तुम दूसरी संस्थाएं बना लो ना, दूसरे नाम से बना लो कुछ भी। तो अखाड़े तो जो 13 अखाड़े हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत से भी पहले के सभी के सभी अखाड़े हैं और बहुत प्राचीन है।
इनके अपने एक इतिहास रहे हैं। और इन अखाड़ों की प्रतिष्ठा तब होती थी जब वो कोई बहुत बारी बड़े बड़े युद्ध किए थे इन्होंने अपने सनातन रक्षा के लिए और अपनी सनातन परंपरा के लिए शास्त्र और शस्त्र दोनों का पालन करते हुए उस समय पर ये कार्यरत थे। आज ऐसे नहीं है, मांग कोई भी कर सकता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। दूसरी संस्थाओं के नाम से अपना नाम खोलने में कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। देखिए किस तरीके से यमुनागिरी महाराज जी ने बताया कि 13 ही अखाड़े और 13 अखाड़े के अलावा आप संस्था बना सकते हैं। पुरोहित समाज के बिना महाकुंभ अधूरा है। महाकुंभ में विधि विधान और कल्पवास इसके बिना अधूरा माना जाता है। ये खास रिपोर्ट आप देखिए हमारी सहयोगी वर्षा शाही की। महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से महाकुंभ होता है और महाकुंभ आखिर क्यों पुरोहित समाज के बिना अधूरा है, कैसे ये लोग कल्पवास कराते हैं, क्या क्या प्रक्रिया होती है, हमारे साथ पुरोहित समाज के लोग ही हैं। महाराज जी आप बताइए, बिना पुरोहित के पूरा महाकुंभ अधूरा है, क्यों है ऐसा, क्या प्रक्रिया होती है? तीर्थराज प्रयाग में तीर्थ पुरोहितों को ही पूजन का उत्तरदायित्व दिया जाता है। तो जब तक तीर्थ पुरोहित पूजन नहीं कराएगा, आपका कल्पवास कैसे संपन्न होगा? सुबह सुबह लोग कल्पवास जो करते हैं वो जाते हैं गंगा स्नान करते हैं, गंगा जी के पूजन करके आते हैं वापस, तो वो तीर्थ पुरोहित से अपने संकल्प कराते हैं जिसमें वो अन्न दान द्रव्य दान वगैरह करते हैं। तो बिना इन सब यहाँ पे आता आदमी सिर्फ पूजन पाठ के लिए, जब यही नहीं होगा तो उसका कल्पवास कैसे सिद्ध, और फिर कल्पवास बिना संकल्प के कैसे पूर्ण होगा? इसलिए तीर्थ पुरोहित का होना अति आवश्यक है। अखाड़ों में भी कोई प्रक्रिया अगर चलती है तो आप लोग बिना रहे नहीं? अखाड़ों में जैसे शाही स्नान होता है तो उसमें माँ गंगा जी की पूजन होती है, जो तीर्थ पुरोहित हमारे चाचा जी पंडित रवि शर्मा जी और हम लोग सम्मिलित होकर कराते हैं। और बाकी पट्टाभिषेक वगैरह जो होता है, ये भगवान श्री चंद्रदेव का रुद्राभिषेक हुआ तो हम लोगों को बुलाया जाता है। महाराज जी, पुरोहित समाज जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, इस बार महाकुंभ है, क्या लगता है कि कितना विस्तार आप लोगों का हुआ है? पुरोहित समाज के माध्यम से ही यह पूरा प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है, और पुरोहित समाज यदि न रहे तो कल्पवास अधूरा माना गया है, क्योंकि कहा गया है कि बिना ब्राह्मण के, बिना पुरोहित के कोई भी यज्ञ अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। जैसे कि अब पंचायती अखाड़ा में अभी 1 मास का अनुष्ठान यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम सभी लोग यहाँ पर वहाँ पर रहेंगे और उन यज्ञों को सही रूप से, सही ढंग से हम लोग उसको कराएंगे, और वहाँ रुद्राभिषेक भी होगा, प्रतिदिन वहाँ भंडारे भी होते हैं। तो इसी कारण से वहाँ पर ब्राह्मणों की और पुरोहितों की विशेष संज्ञा दी गई है। इस बार महाकुंभ में कल्पवास का क्या विशेष महत्व होगा, किस तरीके से नक्षत्र आ रहे हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी आप? जैसा कि आपने कहा कि नक्षत्र की संज्ञा के लिए कि महाकुंभ यह जो आता है 24 वर्षों के बाद में ही आता है, और यह संयोग बहुत ही अद्वितीय है। महाराज जी आपसे जानना चाहूंगी, कहा जाता था कि कुंभ महाकुंभ जब भी होता था पुरोहित समाज कल्पवास कराता था, पूरी तरीके से सारी प्रक्रिया होती, सभी साधु संत उनकी रक्षा करते थे अखाड़े परिसर के। अब उस प्रक्रिया को किस तरीके से किया जा रहा है, क्या वही पुरानी प्रक्रिया अभी भी है? पहले भी तीर्थ पुरोहित समाज कल्पवास कराता था, पूरी व्यवस्थाएं करती थी, लेकिन जब धीमे धीमे समय बदलता गया तो प्रशासन अब पूरी व्यवस्था करती है, जिसमें अखाड़ों की भी व्यवस्था करती है, तीर्थ पुरोहितों की भी व्यवस्था करती है, और आने वाले समस्त स्नानार्थी श्रद्धालु और कल्पवासियों की भी व्यवस्था करती है। महाराज जी कितना परिवर्तन हो चुका है अब और तब के कुंभ में, और क्या नया विस्तार देखने को मिल रहा है? विस्तार देखा जाए तो पहले के टाइम में क्या था कि टेंट बहुत कम समय में लगते थे, मतलब सीमाएं बहुत छोटी होती थी। आज की स्थिति को देखा जाए तो काफी मेले को बहुत विस्तार से लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि मेला इस पार भी बसता है, उस पार भी बसता है, इधर भी टेंट रहते हैं। एक सेक्टर बनाए गए हैं जिसमें समस्त स्नानार्थी श्रद्धालु आते हैं, अपना कल्पवास करते हैं और स्नान करके अपने घर को जाते हैं। जो लोग कल्पवास करते हैं वो किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरते हैं, और कितने दिन का ये कल्पवास होता है? ये कल्पवास पौष पूर्णिमा से शुरू होकर माघ पूर्णिमा पे खत्म होता है, जो 1 महीने की प्रक्रिया रहती है, जिसमें जो भी श्रद्धालु आते हैं कल्पवासी लोग,
वो यहाँ पे एक संत की तरह अनुष्ठान में रहते हैं, संकल्पित रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं, आराम से अपना कल्पवास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको पता चला कि किस तरीके से पुरोहित समाज के बिना ये महाकुंभ अधूरा है। महाकुंभ की तैयारियां चल रही है। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 40 बटालियन लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था पर हमारी संवाददाता वर्षा शाही ने खास जायजा स्थिति का लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। महाकुंभ की भव्य तैयारी चल रही है। इस भव्य तैयारी में सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ राजीव नारायण मिश्र जी हैं जो आईजी पीएससी के हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही है? आप पूरा इंचार्ज है, सारी जिम्मेदारी आप लोगों की, क्या तैयारी है पीएससी की? जी, महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए इस पूरे मेले में लगभग 40 कंपनी पीएससी का व्यवस्थापन किया जा रहा है। और पीएससी बल एक सशक्त बल है जो अपने अनुशासन के लिए जाना जाता है। इस 40 कंपनी में 10 कंपनी जो बाढ़ राहत दल के हैं, जो फ्लड कंपनीज कहा जाता है जिनको, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो बाढ़ राहत दल है इसके सारे जवान जो है कुशल तैराक होते हैं। जो बाढ़ राहत दल का डिप्लॉयमेंट है वो पूरे जल में किया जाना है। और आपको मालूम है कि ये स्नान पर्व है, जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो सब संगम में, पवित्र संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। तो जल में सुरक्षा में पीएससी का बड़ा योगदान होता है। और ये विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां विभिन्न स्नान घाटों पर, जो लगभग 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैले स्नान घाट हैं, वहां पर ये व्यवस्थापित होकर राउंड द क्लॉक ये ड्यूटी देंगे। साथ ही साथ जो पीएससी के जो बाढ़ राहत दल है, इनके पास बहुत सारे साधन संसाधन भी हैं, जिसमें इनके पास बोट्स रहती हैं, लाइफ जैकेट्स रहती हैं, फ्लोटिंग जेटीज हैं। बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव पे खरीदे गए हैं, जो जल पुलिस और पीएससी की फ्लड कंपनीज को दिए गए हैं, जिसमें एनाकोंडा मोटर बोट्स हैं, एफआरपी बोट्स हैं, सोनार सिस्टम है। सोनार सिस्टम जो कि अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु गहरे पानी में भी रहती है तो वो अपने नेविगेशन और रेंजिंग के माध्यम से उसको आइडेंटिफाई कर लेती है, पिन पॉइंट कर लेती है कि कोई वस्तु या व्यक्ति कहाँ पर है, जिससे कि तुरंत प्रतिक्रिया करके उसको राहत दी जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। अंडर वाटर ड्रोन है। इस प्रकार के बहुत सारे जो आधुनिक टेक्निक्स हैं, आधुनिक संसाधन है, उनका भी जो है वो पीएससी और जल पुलिस उससे इक्विप्ड है। इस प्रकार जल में एक व्यापक सुरक्षा योजना पीएससी के फ्लड कंपनीज के जवानों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर में या जो बहुत सारा क्राउड मैनेजमेंट में, श्रद्धालु प्रबंधन में पीएससी का व्यवस्थापन किया जाता है, उसमें उनको बहुत अच्छे ढंग से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग जो है वो हम लोगों द्वारा भी दी जा रही है। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग डायरेक्टरेट है प्रशिक्षण निदेशालय से रिसोर्स पर्सन आके उनको लगातार ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जो श्रद्धालु आएंगे उनके साथ उनको किस प्रकार का आचरण करना है, किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार जो है वो एक अच्छे ढंग से अपना ड्यूटी के साथ साथ जो एक मित्र के रूप में, मित्र पुलिस की भूमिका निभाते हुए श्रद्धालुओं को एक अच्छा अनुभव देने का प्रयास कर सकते हैं, ये उनको लगातार सिखाया जा रहा है। इसमें 7 कंपनियों का प्रशिक्षण हम लोग पहले दे चुके हैं। कल भी जो है हमारी लगभग 20 कंपनियों का जो प्रशिक्षण है वो प्रस्तावित है। और हम उम्मीद करते हैं कि पीएससी बल जैसे सर्वोत्तम बल के रूप में जाना जाता है, उसी प्रकार से आचरण करते हुए, प्रस्तुत करते हुए इस महाकुंभ को सकुशल और निर्विघ्न रूप से संपन्न कराएंगे। सरकार जो आंकड़ा लेकर चल रही है लगभग 44 करोड़ का, क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट की बात आपने भी कही कि पीएससी हर तरीके से तैयार रही, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाता है कि कई जगह ऐसी जब भीड़ होती है तो पीएससी को ही लगाया जाता है। पीएससी हर तरीके से तैयारी करती है, तो ये क्राउड कंट्रोल किस तरीके से करेगी? और तीनों स्नानों की बात की जाए तो इन पर इनका कंट्रोल कैसे रहेगा? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये हम लोग इसको भीड़ ना मान के हम श्रद्धालु के रूप में देखते हैं, श्रद्धालु प्रबंधन की बात करते हैं। और उसमें जो चूंकि पीएससी बल जो है वो एक अनुशासित बल है, वो पूरे ग्रुप में उनकी ड्यूटी होती है। जैसे सिविल पुलिस और अन्य बल हैं वो इंडिविजुअल रूप में ड्यूटी देते हैं, यहाँ पर जितना भी ड्यूटियों का व्यवस्थापन है वो ग्रुप में होता है और एक साथ उनको जुड़ के वो सिविल पुलिस के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो जहां पर उनको व्यवस्थापित किया जाता है, जितने समय के लिए व्यवस्थापित किया जाता है, तो पीएससी के जवान इस बात के लिए जो व्यावसायिक दक्षता की अगर हम बात करते हैं तो अच्छे रूप से दक्षता प्रदर्शित करते हुए जो भी जिम्मेदारी दी जाए, चाहे किसी भी मुख्य स्नान पर्व हो या अन्य सामान्य दिवस की ड्यूटी हो, वो सकुशल संपन्न कराने के लिए सक्षम है। जहां तक आचरण और व्यवहार में और एक सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है, उसके लिए ये प्रशिक्षण सॉफ्ट स्किल्स का हम लोग लगातार दे रहे हैं।
सर, आपने एक बात कही कि जल पुलिस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, बोट लिए गए हैं अलग अलग, लेकिन जल पुलिस के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग आपकी होगी? क्योंकि जिस तरीके से पीएससी ज़्यादातर देखी गई है कि वो थल पर रहती है और सारा मैनेजमेंट देखती है, करती है, वो किस तरीके से जाएगी और किस तरीके से मैनेजमेंट करेगी स्नान की प्रक्रिया में जब लोग अंदर स्नान के लिए आएंगे? देखिए, पीएसी बल जो है वो जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। जल में बाढ़ राहत दल के जितने भी जवान हैं जो कुशल तैराक होते हैं, उसमें प्रशिक्षित गोताखोर भी होते हैं जो डीप डाइविंग करते हैं, 30-40 मीटर तक जा सकते हैं, वो सारे लोग उसमें तैनात रहते हैं और सारे स्नान घाटों पर उनकी ड्यूटियां लगती हैं। जल पुलिस के साथ मिलकर वो ड्यूटियां करते हैं। सारे स्नान घाटों पर जो रिवर लाइन और डीप वाटर बैरिकेटिंग होती है उसके साथ उनका व्यवस्थापन किया जाता है। वो राउंड द क्लॉक वहां पर रहकर ड्यूटियां करते हैं कि उस रिवर लाइन के बियॉन्ड कोई स्नानार्थी, कोई उत्साही स्नानार्थी जाकर प्रयास न करे और अपनी जान को खतरे में डाले। तो इसलिए इस बात के लिए वो प्रशिक्षित भी हैं। और इस जैसे कि अभी ये जो हमारा पर्व है, इससे पहले जो हमारा मई और जून और जुलाई के महीने होते हैं, इनमें हम लोग उनको दोबारा प्रशिक्षित भी करते हैं। जल में उनके ट्रेनिंग के सेशंस चलाते हैं, उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं और पूर्ण रूप से दक्ष कराने के बाद उनको ड्यूटी में हम लोग उतार रहे हैं। सर, एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए भी, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड आएगा। पीएससी के लिए भी बड़ा चैलेंज है क्योंकि क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट किया जाएगा। चैलेंज को आप लोग, क्योंकि अब 1 महीने बाकी, जिस तरीके से देखें तो किस तरीके से इस चैलेंज को ले रहे हैं, कैसी बैठकें कर रहे हैं, कैसे लोगों को मैनेज कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं अभी से? देखिए, जो बहुत सारी चीज जो आप पूछ रहे हैं वो हमारे जुरिडिक्शन में नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जहां तक पीएससी बल की बात है, मैंने आपको इसके बारे में पूरा बता दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से इस बार पीएससी की भी तैयारी भरपूर तरीके से की गई और महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी चल रही है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ में वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। तो महाकुंभ को लेकर तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है और इंडिया न्यूज लगातार आप तक महाकुंभ की तमाम तस्वीरों को तैयारियां की पहुंचा भी रहा है। हमारी सहयोगी वर्षा शाही लगातार तमाम जो तैयारियां महाकुंभ को लेकर चल रही हैं उनका जायजा ले रही हैं। किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है, अखाड़ों की क्या स्थिति है, कितनी बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचेंगे। अनुमान है कि 40 करोड़ लोग 1 महीने तक चलने वाले आस्था के इस महापर्व महाकुंभ में श्रद्धा की जो डुबकी है वो लगा सकते हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार तमाम व्यवस्थाओं को अब अपने अंतिम चरण में आगे बढ़ाते हुए नजर आ रही है। और जब मकर संक्रांति के साथ ही महाकुंभ के पहले शाही स्नान की शुरुआत होगी, तो जो महाकुंभ है उसकी शुरुआत होगी। हमारी सहयोगी वर्षा शाही ने महाकुंभ में किस तरीके से तैयारियां लगातार की जा रही है इसका जायजा लिया है, जरा आप देखिए। जूना अखाड़े का छावनी प्रवेश हो चुका है और अब साधु संत इसी अखाड़े में मौजूद है और इसी अखाड़े में रहेंगे। महाराज जी, आपसे जानना चाहूंगी, छावनी प्रवेश हो गया, अब क्या परंपराएं, क्या रीतियां रहेंगी और अभी किस तरीके से भगवान की मूर्ति स्थापित की जाएगी? देखिए, आज दत्त जयंती के दिन हमारे आराध्य भगवान दत्तात्रेय जी हैं जूना अखाड़े के, और दत्त जयंती के दिन हमारे देवता आज छावनी में प्रवेश किया है। आज हमारे देवता यहाँ विराजित हो जाएंगे। जब भगवान विराजित हो जाते हैं तो पंच आके यहाँ रहने लगता है। अब पंच जब रहने लगता है तो यहाँ मेले का शुभारंभ हो जाता है। बाकी क्रमशः धीमे धीमे और संत महात्माओं के अपने कैंप लगना आरंभ हो जाएंगे। पूरे देश से संत महात्माओं का यहाँ आना चालू हो जाएगा। आज से कुंभ का आरंभ हो गया है। कुंभ का आरंभ हो गया। महाराज जी, आप क्या कहेंगे? छावनी प्रवेश बड़ा ही भव्य था, दिव्य था। सभी नागा, साधु, सन्यासी उस रूप में अलौकिक लग रहे थे। ऐसा लगा कि मानो शिव की बारात ही चल पड़ी थी। देखिए, जैसा कि आपने कहा, शिव की बारात चल पड़ी है, उसी का एक अद्भुत दृश्य है। इसी का जो है ना, भावनाओं को रखते हुए सनातन परंपरा से अनादिकाल से ये कुंभ का जो आयोजन हो रहा है। आज का जो दत्त जयंती के दिन ये जो जूना अखाड़े का प्रवेश है, ये यहाँ से कुंभ का प्रारंभ हो गया। इस कुंभ में आपको जहाँ हम लोगों के देवता, हमारे देवता विराजेंगे, ये धर्मध्वजा है। सर्वप्रथम धर्मध्वजा की स्थापना हुई, फिर उसके बाद में जो गाजे बाजे के साथ छावनी प्रवेश में देवता आए। देवताओं का प्रवेश मुख्य माना जाते हैं। देवताओं के साथ नागा साधु है, आचार्य है, महामंडलेश्वर है, मंडलेश्वर है, संत है, महंत है, सभी यहाँ पदाधिकारी गण उनके नेतृत्व में यह प्रवेश किया जाता है। इसके बाद यहाँ जो कुंभ पर्यंत, महाकुंभ पर्यंत जो भव्य जो शाही स्नान होंगे, उनके नेतृत्व को यहाँ से संचालित किया जाएगा।
तब तक हमारे जितने भी श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़े के संत महात्मा हैं सब यहाँ विराजेंगे और भजन करेंगे। विश्व कल्याण की भावना के साथ सब विश्व में शांति हो, सबके कल्याण हो, सबको भगवान सद्बुद्धि दे, भाईचारा बने रहे, विश्व बंधुत्व बने रहे, शांति की ओर अग्रसर हो, समृद्धि की ओर अग्रसर हो, ये शुभकामना लेकर के यहाँ आए। बिल्कुल, देखिए अब किस तरीके से भव्य समागम देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अब यहाँ के इष्ट देव को स्थापित किया जा रहा है, इष्ट देव की स्थापना हो रही है और क्योंकि एक भव्य समागम है, महाराज जी आपसे भी जानना चाहूंगी कि इस समागम में क्या प्रारूप अब आगे देखने को मिलेगा। देखो, हमारे श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े की आज दत्त जयंती के उपलक्ष्य में भव्य पेशवाई का आयोजन रखा गया था। आज के दिन मतलब भगवान से, दत्तात्रेय जी से हम यही कामना करते हैं, भगवान सभी के ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बनाए रखे।